ये तेहरान है। अब आप विश्व समाचार सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले आज के प्रमुख समाचारों का सारांश। सऊदी अरब में सामूहिक फांसी पर ईरान ने कड़ी आलोचना की है। ईरान का कहना है कि अरबील में हमला इराक की संप्रभुता के विरुद्ध नहीं है। अमेरिका ने कहा है कि यूक्रेन युद्ध में रूस की सहायता करने पर चीन को गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। कांग्रेस ने अपने नेतृत्व में फिलहाल किसी बदलाव न होने की बात कही है। और अब आप विस्तार से कायम रिजवी से विश्व समाचार सुनिए। ईरान ने सऊदी अरब में एक साथ 80 से ज्यादा लोगों की मौत की सजा दिए जाने की कड़ी निंदा की है। ईरान ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन और अमानवीय कृत्य बताया है। शनिवार को सऊदी अरब ने 81 लोगों को फांसी दे दी थी, जिनमें से अक्सर का अपराध आले सऊद शासन की नीतियों की आलोचना करना या सरकार विरोधी प्रदर्शनों में भाग लेना बताया गया है। जिन लोगों को फांसी दी गई है उनमें से 41 का संबंध शिया समुदाय से था। इसमें एक सीरिया और 7 यमनी नागरिक भी शामिल थे। खतीबजादे ने सऊदी शासन द्वारा अपनी जनता के दमन की निंदा करते हुए कहा कि यह अमानवीय कृत्य बुनियादी अधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का खुला उल्लंघन है। सऊदी अरब की पाशविक कार्रवाइयों के विरुद्ध कुम में व्यापक प्रदर्शन किए गए। ईरान के धार्मिक नगर कुम में सऊदी अरब की जघन्य कार्रवाई के विरुद्ध प्रदर्शन हुए हैं। कुम में धर्मगुरुओं और धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों ने सऊदी अरब में निराधार आरोप लगाकर लोगों को दी गई फांसी के विरोध में व्यापक प्रदर्शन किए। कुम शैक्षणिक संस्थान के विदेशी मामलों के प्रभारी सैयद मुफीद हुसैनी कुसारी ने कहा कि सऊदी शासन ने किस अपराध के आधार पर निर्दोष लोगों का खून बहाया है। उन्होंने कहा कि कितने खेद की बात है कि सऊदी शासन उन लोगों की शोक सभाएं आयोजित करने की भी अनुमति नहीं दे रहा है जिनको अकारण फांसी दी गई है। सैयद कुसारी ने कहा कि सऊदी शासन के हाथ निर्दोष लोगों के खून से सने हुए हैं। सऊदी शासन उन लोगों का गम मनाने की इजाजत नहीं दे रहा है जिनको हाल ही में फांसी दी है। सऊदी अरब के एक सक्रिय कार्यकर्ता का कहना है कि उनके देश की सरकार उन लोगों की शोक सभा मनाने की अनुमति नहीं दे रही है जिनके परिजनों को फांसी दी गई है। सऊदी अरब के गृह मंत्रालय ने मानवाधिकारों के हनन का आरोप लगाते हुए शनिवार को 81 लोगों को फांसी दे दी थी। शनिवार को जिन 81 लोगों को फांसी दी गई उनमें से 41 लोगों का संबंध सऊदी अरब के कतीफ क्षेत्र से है, जो शिया बाहुल्य इलाका है। कतीफ में रहने वालों ने अपने परिजनों की शोक सभा मनाने की कोशिश की, जिन्हें इस काम की अनुमति नहीं दी गई। ईरान का कहना है कि इराक के कुर्दिस्तान में इसराइल के जासूसी ठिकाने पर हमला इराक की संप्रभुता के विरुद्ध नहीं था। इराक में ईरान के राजदूत ने बताया है कि कुर्दिस्तान में इसराइल के जासूसी ठिकाने पर हमला किसी भी स्थिति में इराक की संप्रभुता के विरुद्ध नहीं था। इरज मस्जिदी ने कहा कि इस्लामी गणतंत्र ईरान इराक की जनता, वहां की सरकार और उसकी संप्रभुता का सम्मान करता है। उन्होंने कहा कि अरबील में हमला इराक की संप्रभुता के उल्लंघन के लिए नहीं बल्कि मोसाद के जासूसी के अड्डे के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप था। ईरान के राजदूत ने बताया कि इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र में इसराइलियों का एक ठिकाना है जहां से इस्लामी गणतंत्र ईरान की सुरक्षा के विरुद्ध कार्यवाहियां की जाती हैं। उनका कहना था कि हम अपनी रक्षा के मामले को अनदेखा नहीं कर सकते। इरज मस्जिदी के अनुसार कई बार इराक के कुर्दिस्तान के अधिकारियों को बताया जा चुका था, किंतु वहां पर स्थित मोसाद का अड्डा इस्लामी गणतंत्र ईरान के विरुद्ध कार्रवाइयां करता ही जा रहा था।
अमेरिका ने इराकी कुर्दिस्तान के अरबील में इसराइल के जासूसी केंद्र पर ईरान के जवाबी कार्रवाई की निंदा की है। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने रविवार को इसराइली ठिकानों पर ईरान की इस्लामी क्रांति फोर्स के मिसाइल हमले की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि इस हमले के लक्ष्यों के बारे में अभी जानकारी जुटाई जा रही है। बयान में कहा गया है कि ज़ायोनी शासन के हालिया अपराधों के जवाब में IRGC ने सटीक मारक क्षमता वाले मिसाइलों से ज़ायोनी शासन के शैतानी और जासूसी केंद्रों को निशाना बनाया। इस हमले के बाद पश्चिम एशिया के कई देशों में युद्ध छेड़ने और बड़े पैमाने पर तबाही मचाने वाले अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगियों ने कड़ी प्रतिक्रियाएं जताई हैं। अमेरिका ने कहा है कि चीन ने अगर रूस की मदद की तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। अमेरिका ने चीन को धमकी दी है कि अगर उसने यूक्रेन युद्ध में रूस की मदद की और वाशिंगटन तथा उसके सहयोगी देशों द्वारा मॉस्को पर लगाए गए प्रतिबंधों का उल्लंघन किया तो उसे भी संगीन नतीजे भुगतने होंगे। व्हाइट हाउस में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सोलिवन ने सोमवार को रोम में चीन के शीर्ष राजनयिक से मुलाकात से पहले NBC को दिए गए इंटरव्यू में ये धमकी दी। उन्होंने कहा कि हमने न सिर्फ चीन बल्कि हर देश को ये स्पष्ट कर दिया है कि अगर उसने प्रतिबंधों से निपटने में रूस का साथ दिया तो उसे भी इसी तरह के गंभीर परिणामों के लिए तैयार रहना चाहिए। गौरतलब है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नाटो के विस्तार जैसे मुद्दों को लेकर 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला कर दिया था, जिसके बाद अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने मॉस्को के खिलाफ इतिहास के सबसे कड़े प्रतिबंधों का ऐलान किया था। अमेरिका के विदेश उप मंत्री का कहना है कि रूस और यूक्रेन की वार्ता में प्रगति हो रही है। वेंडी शर्मन के अनुसार रूस पर हमारा दबाव और यूक्रेन को दी जाने वाली सहायता ने ऐसा माहौल बनाया जिसमें रूस ने गंभीरता दिखाई। अपने साक्षात्कार में अमेरिका के विदेश उपमंत्री का कहना था कि यूक्रेन और रूस के बीच होने वाली वार्ता में प्रगति मॉस्को पर डाले गए अभूतपूर्व दबाव का परिणाम है। इसी के साथ उन्होंने रूसी राष्ट्रपति पर यह आरोप लगाया है कि वे यूक्रेन को तबाह कर रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को लेकर अब तक 3 चरण की वार्ता बेलारूस में हो चुकी है। आज चौथे चरण की वार्ता होनी थी, जिसके बारे में यूक्रेन के वार्ताकार ने कहा कि वार्ता आरंभ हो चुकी है। उन्होंने बताया कि संवाद थोड़ा कठिन है किंतु वार्ता जारी है। दोनों पक्षों ने वार्ता में प्रगति की बात कही है। भारत के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद CWC की बैठक हुई, जिसमें फिलहाल गांधी परिवार के नेतृत्व पर ही विश्वास जताया गया। हालांकि बैठक से पहले कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार कांग्रेस के नए अध्यक्ष का ऐलान हो सकता है और गांधी परिवार खुद को किनारे खींचकर किसी दूसरे नेता का नाम आगे बढ़ा सकता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने पुष्टि कर दी है कि वो अभी सोनिया गांधी के नेतृत्व में ही आगे बढ़ेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने जानकारी दी है कि कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी अपने परिवार के सदस्यों के साथ पार्टी के लिए बलिदान देने को तैयार थीं, लेकिन सभी कांग्रेसी नेताओं ने इसे अस्वीकार कर दिया। इसी के साथ रेडियो तेहरान से विश्व समाचार समाप्त हुए। ये तेहरान है, इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। राजनीतिक चर्चा।
श्रोताओ, राजनीतिक चर्चा के दैनिक कार्यक्रम में मोहम्मद मेहदी का सलाम स्वीकार कीजिए। इराक के कुर्दिस्तान की क्षेत्रीय सरकार की आतंकवाद निरोधक इकाई ने एक बयान जारी करके कहा है कि रविवार की सुबह पूरब की ओर से 12 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया। इस हमले पर इसराइल और उसके समर्थकों की ओर से जो भी प्रतिक्रिया हो, लेकिन इससे ये साबित हो गया है कि ईरान अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर है। ऐसा नहीं है कि जब सब सो रहे थे तब सऊदी अरब ने 81 लोगों को मौत की सजा दे दी, बल्कि ऐसे समय में 81 सऊदी नागरिकों के सिर उनके धड़ से अलग कर दिए गए जब यूक्रेन में जारी युद्ध का शोर अपने चरम पर है। भारत के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की करारी हार के बाद कल कांग्रेस पार्टी की बैठक हुई थी, जिसमें पार्टी के हारने के कारणों की समीक्षा की गई। सूत्रों के अनुसार सोनिया गांधी ने अपने बेटे राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के इस्तीफे की पेशकश की थी, जिसे पार्टी के दूसरे नेताओं ने अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी की भलाई के लिए सब कुछ सैक्रिफाइस कर सकती है। अगर आपको ये लगे तो हमें कोई परवाह नहीं। इराक के कुर्दिस्तान की क्षेत्रीय सरकार की आतंकवाद निरोधक इकाई ने एक बयान जारी करके कहा है कि रविवार की सुबह पूरब की ओर से 12 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया। इस हमले पर इसराइल और उसके समर्थकों की ओर से जो भी प्रतिक्रिया हो, लेकिन इससे ये साबित हो गया है कि ईरान अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर है। समीक्षा पेश करें साथ ही सैयद मीसम अब्बास। इराकी कुर्दिस्तान की क्षेत्रीय सरकार की आतंकवाद निरोधक इकाई ने एक बयान जारी करके कहा है कि रविवार की सुबह पूरब की ओर से 12 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया। रविवार को यह हमला ज़ायोनी शासन द्वारा दमिश्क पर किए गए हवाई हमले के जवाब में किया गया है, लेकिन इस हमले के लिए कुर्दिस्तान में इसराइल के जासूसी केंद्र का चयन इसलिए किया गया क्योंकि कुछ ही दिन पहले इसराइल ने इस केंद्र से ईरान के खिलाफ कार्रवाई की थी। सूत्रों का कहना है कि IRGC के मिसाइल हमले में इसराइल के 9 जासूसों की मौत हो गई है। इस हमले पर इसराइल और उसके समर्थकों की प्रतिक्रिया जो भी हो, लेकिन इससे ये साबित हो गया है कि ईरान अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर है और वो हर उस कदम का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए प्रतिबद्ध है जो उसकी सुरक्षा को खतरे में डाल रहा होगा। इससे पहले भी ईरान ने अपनी इस नीति को साबित किया है। बगदाद में अमेरिका द्वारा ईरानी कमांडर जनरल सुलेमानी को शहीद करने के बाद ईरान ने अमेरिकी सैन्य छावनी ऐनुल असद पर मिसाइलों की बारिश की थी। दूसरे ये कि ताज़ा मिसाइल हमले में सिर्फ इसराइली जासूसी एजेंसी मोसाद के ठिकाने को निशाना बनाया गया है। इसके अलावा किसी भी इराकी या अमेरिकी केंद्र को निशाना नहीं बनाया गया। इसलिए ईरान के दुश्मनों द्वारा इस हमले को लेकर दुष्प्रचार और मानसिक युद्ध का कोई मतलब नहीं है। इस दुष्प्रचार का मकसद ईरान और इराक के संबंधों में कड़वाहट पैदा करना है। इसलिए कहा जा सकता है कि जो कुर्द और इराकी अधिकारी इसराइली ठिकाने पर हमले को लेकर आपत्ति जता रहे हैं, उन्हें इससे पहले कुर्दिस्तान में इसराइली जासूसी एजेंसी और उसके एजेंटों की ईरान विरोधी गतिविधियों पर ध्यान देना चाहिए था, जिसके बारे में तेहरान ने कई बार सचेत किया था। इसके अलावा हालिया वर्षों में ईरानी दुश्मनों ने इराक की सीमाओं को ईरान के हितों को नुकसान पहुंचाने और देश की सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए इस्तेमाल किया है। अमेरिका ने शहीद सुलेमानी की हत्या के लिए इराकी सरजमीन को ही इस्तेमाल किया था। इसलिए ईरान की जवाबी कार्रवाई के बारे में इराक की संप्रभुता के उल्लंघन का ढिंढोरा पीटना सिर्फ उनके दोहरे रवैये को दर्शाता है। ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश।
कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। ऐसा नहीं है कि जब सब सो रहे थे तब सऊदी अरब ने 81 लोगों को मौत की सजा दे दी, बल्कि ऐसे समय में 81 सऊदी नागरिकों के सिर उनके धड़ से अलग कर दिए गए जब यूक्रेन में जारी युद्ध का शोर अपने चरम पर है। समीक्षा पेश करें साथ ही रविश सईदी। ऐसा नहीं है कि जब सब सो रहे थे तब सऊदी अरब ने 81 लोगों को मौत की सजा दी हो, बल्कि ऐसे समय में 81 लोगों के सिर को उनके धड़ से अलग कर दिया गया है जब यूक्रेन में जारी युद्ध का शोर अपने चरम पर है। मौत की सजा पाने वाले 41 लोगों का संबंध कतीफ के शिया समुदाय से है। मृत्यु दंड पाने वाले लोगों में यमनी और सीरियाई नागरिक भी शामिल हैं। सऊदी अरब के गृह मंत्रालय का कहना है कि मौत की सजा पाने वाले लोगों का संबंध आतंकवादी गुटों से था। वहीं जानकारों का मानना है कि जब भी सऊदी अरब आले सऊद शासन के विरोधियों को फांसी की सजा देता है तो यही दावा करता है कि मौत की सजा पाने वालों का संबंध आतंकवाद से था। आले सऊद शासन हमेशा अपने विरोधियों को मौत की सजा देते वक्त कुछ ऐसे लोगों को भी मृत्यु दंड देता है कि जिनका संबंध आतंकवादी गुटों और स्मगलरों से होता है, और फिर दुनिया को ये दिखाने का प्रयास करता है कि जिन लोगों को मौत की सजा दी गई है वे सब देश की सुरक्षा के लिए खतरा थे। बहरीन के मानवाधिकार संगठन के प्रमुख बाकिर दरवेश कहते हैं कि ऐसे बेगुनाह लोगों का खून बहाया गया है कि जिनको सऊदी अरब की कथित अदालत में अपना पक्ष भी रखने नहीं दिया गया। आले सऊद लगातार मानवाधिकार के सिद्धांतों को अपने पैरों तले रौंद रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि आले सऊद ने सऊदी अरब के वरिष्ठ शिया धर्मगुरु अयतुल्लाह शेख निम्र को 7 साल पहले आले सऊद शासन की अत्याचारपूर्ण नीतियों का विरोध करने पर कुछ स्मगलरों के साथ उन्हें भी मौत की सजा दी थी। यमन सरकार के उप संचार मंत्री अल यूसुफी कहते हैं कि मेरी नजर में आले सऊद द्वारा यमनियों और गैर यमनियों को दी जाने वाली मौत की सजा सऊदी अरब की पुरानी नीति है। उसने पूरे क्षेत्र में जातीय युद्ध छेड़ रखा है। एक साथ दी गई मौत की सजा के खिलाफ सऊदी अरब से भी आवाज उठ रही है, लेकिन पश्चिमी मीडिया ने अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। गौरतलब है कि 2 साल पहले भी सऊदी अरब में 37 लोगों को एक साथ मृत्यु दंड दिया गया था, जिसमें 32 लोगों का संबंध शिया मुसलमानों से था। उन पर भी आले सऊद शासन के लिए खतरे का आरोप था। इस बार एक साथ जितनी बड़ी संख्या में मौत की सजा दी गई है ये सऊदी अरब में अभूतपूर्व है। टीकाकारों का मानना है कि सऊदी अरब शासन ने यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध की ओर दुनिया का ध्यान होने का लाभ उठाते हुए अमेरिका और अपने अन्य सहयोगियों की मदद से जंग के वक्त का दुरुपयोग किया है। दौलत अरबस्तान सऊदी از غفلت रसानेهای بین‌المللی पश्चिमी एशिया के मामलों के जानकार सज्जाद अली ज़ादे कहते हैं कि सऊदी अरब ने ऐसे समय में इतनी बड़ी संख्या में लोगों को मौत की सजा दी है कि जब दुनिया का पूरा ध्यान यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध की ओर है। इस समय दुनिया भर के संचार माध्यमों की नजर यूक्रेन रूस युद्ध की पल पल बदलती स्थिति पर है। भारत के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की करारी हार के बाद कल कांग्रेस पार्टी की बैठक हुई थी, जिसमें पार्टी के हारने के कारणों की समीक्षा की गई। सूत्रों के अनुसार सोनिया गांधी ने अपने बेटे राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के इस्तीफे की पेशकश की थी, जिसे पार्टी के दूसरे नेताओं ने अस्वीकार कर दिया। भारत के 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में करारी हार के बाद कांग्रेस की कल शाम दिल्ली मुख्यालय में CWC की बैठक हुई, जिसमें चुनावों में पार्टी के हार के कारणों की समीक्षा की गई। सूत्रों के अनुसार चर्चा के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपने भाषण में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ इस्तीफा देने की पेशकश की थी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पार्टी में अभी किसी आधिकारिक पद पर नहीं हैं, लेकिन एक शीर्ष नेता के रूप में कार्यरत हैं। सोनिया गांधी ने कहा कि पार्टी के हित में जो बलिदान देना होगा देंगे।
कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में उपस्थित वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अधीर रंजन चौधरी ने इस बात की पुष्टि की कि कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा था कि वे अपने परिवार के सदस्यों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ पार्टी के हित में अपने पदों को छोड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि कार्य समिति के सभी सदस्यों ने इस पेशकश को खारिज कर दिया और अगस्त सितंबर तक कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव तक सोनिया गांधी से अपने पद पर बने रहने को कहा। कांग्रेस पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी की भलाई के लिए सब कुछ सेक्रीफाइस कर सकती है। अगर आपको ये लगे तो हमें कोई परवाह नहीं, तो सब मिलकर हमें कहे नहीं, ये कोई बात ही नहीं। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि इस बैठक में निर्णय लिया गया कि संगठनात्मक चुनाव होने तक पार्टी के नेतृत्व में परिवर्तन पर चर्चा नहीं होगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमने सोनिया गांधी से कह दिया कि हालिया विधानसभा चुनावों में पार्टी की हार के लिए केवल वे ही नहीं बल्कि हम सभी जिम्मेदार हैं। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में ये फैसला भी किया गया कि संसद का बजट सत्र संपन्न होने के तत्काल बाद एक चिंतन शिविर का आयोजन किया जाएगा जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। शमशाद काज़मी, रेडियो तेहरान, दिल्ली।